दोस्तों, भारत में मुगल काल जब भी याद किया जाता है तो देश के हिंदुओं की आंखों के सामने अपने पूर्वजों का बहता हुआ खून और अपनी विरासत की लुटती हुई तस्वीर नजर आती है। मुगलों की बहादुरी भरी जंगों से हमारे स्कूलों की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन किस तरह से देश को मुगलों ने लूटा उसके बारे में बहुत कम जानने और समझने को मिलता है। फिर भी कई इतिहासकार इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आने वाले पीढ़ी को अपने पूर्वजों के ऊपर हुए जुल्मों और देश की धरोहर को जो नुकसान पहुंचाया गया उसकी पूरी जानकारी हो। कैसे मुगलों ने अपनी सियासी खजाने भरे और मासूम भारतवासियों का शोषण किया, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत में मुगलों ने लगभग 600 सालों तक राज किया और मुगलों का शासन भारत में बाबर के दौर से शुरू हुआ था। मगर ऐसा नहीं था कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना बाबर के बाद हुआ, बल्कि बाबर से पहले भी कई बाहरी आक्रमणकारियों ने देश को खूब लूटा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसे नष्ट किया था तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसमें आग लगवा दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार था। यहाँ इतनी किताबें थी कि इसमें आग लगने के पूरे 3 महीनों तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। विश्वविद्यालय में लगी हुई इस आग ने न सिर्फ ज्ञान का नाश किया, बल्कि इस आग ने अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। इसी के साथ खिलजी उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ जगहों पर कब्जा पाने में कामयाब हो पाया था। दोस्तों, बाहरी मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने न सिर्फ ज्ञान स्थलों को नष्ट किया, बल्कि कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया था। सोमनाथ मंदिर भी उसका एक उदाहरण है। सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूटने के लिए ही सोमनाथ मंदिर को पहले लूटा गया और फिर उसे तोड़ दिया गया। अरब यात्री अल-बरूनी ने जब भारत का दौरा किया था तो सोमनाथ मंदिर की भव्यता और उसके खजाने का जिक्र भी इसमें किया था। इसी चीज से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और पहले मंदिर की सारी संपत्ति लूटी और फिर उसे नष्ट कर दिया। भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि हमारे देश को कितना और कब लूटा। न सिर्फ धन बल्कि ज्ञान को भी लूटा गया, फिर हमारे ही देश में हमें गुलाम बना दिया गया। मुस्लिमों के आक्रमणों की वजह से भारत के लगभग 2000 मंदिर तोड़े गए और ये महज वो आंकड़े हैं जो दर्ज हैं, जो 500 सालों के दौरान तोड़े गए मंदिरों के हैं, यानी कि लगभग 1000 सी से 1525 दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने तक। इसी पीरियड के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी में 80 मिलियन की गिरावट आई थी और इसका कारण भी साफ था, बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा इस देश पर किए जाने वाले हमले। हमारे देश के खजाने को ही इन्होंने नष्ट नहीं किया, बल्कि भारतीयों का खून भी बहाया, कई लोगों को मारा गया, उनकी संपत्तियों को छीना गया। इतना ही नहीं, इस क्रूर आक्रमणकारियों की नजरों से महिलाएं भी न बच सकीं और लगभग 25 लाख महिलाओं को इस आक्रमणकारियों ने गुलाम बनाकर वहां अपने देश ले जाया गया। इन आक्रमणकारियों ने उन औरतों को या तो बाजार में बेचकर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल दिया या फिर उनके साथ दरिंदगी करके उन्हें मार दिया गया। ये औरतें भारत से ले जाकर मध्य पूर्व एशिया और अफगानिस्तान तक ले जाकर बेची गईं। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि उसी क्रूर आक्रमणकारी के नाम से अफगानिस्तान के गजनी शहर में 2 मीनारों को जोड़ा है, जो दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक जगह है जहां लोग अपनी आंखें सेकने जाते हैं और गजनी को याद करते हैं। इसी जगह पर इन मीनारों पर कई 2 लाइनें लिखी हुई हैं जो कुछ यूं हैं: दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामी 2 दिनार, यानी यहाँ हिंदुस्तान की बेटियों को 2 दिनार में नीलाम किया जाता है। सोचिए दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की ये तौहीन नहीं तो क्या है, हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ छल नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान को लूटने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने पर अपने नाम की निशानियां छोड़ गए हैं, जिन्हें हम सदियों से ढोते आ रहे हैं। इन आक्रमणकारियों ने तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे ज्ञान के भंडारों को नष्ट कर दिया और इत्तेफाक की बात देखिए, नालंदा को नेस्तो नाबूद करने वाले का नाम, यहाँ के स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है भारत का, जिन्होंने हमें लूटा। हम उन्हीं के नामों का सदियों से गुणगान करते आए हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने इन आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी, शहीद हो गए, उनके बारे में आज कितने ही लोग जानते हैं या उनके नाम का कौन सा रोड या किला बनवाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने न सिर्फ एक जगह को नष्ट किया था, बल्कि ज्ञान का भंडार जलाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वहां जो पांडुलिपियां किताबें थीं, उन्होंने लगभग 6 से 8 महीने का समय लिया था पूरी तरह से जलने के लिए। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां देश लूटने वालों के नाम चप्पे चप्पे पर मिलते हैं।
हम इस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जहां अतीत के पन्नों में दर्ज इन आक्रमणकारियों के नाम को देश से हटाने के लिए 100 बार सोचा जाता है, उस पर भी दंगे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि अतीत में जो कुछ हुआ उसका भुगतान आज नहीं किया जा सकता और ना ही आज किसी एक धर्म विशेष को उसके लिए टारगेट किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अतीत में हुई बर्बरता का बदला आज की पीढ़ी से नहीं लिया जा सकता और न किसी विशेष धर्म को टारगेट करना सही है। मगर जिन आक्रमणकर्ताओं ने हमारे पूर्वजों के खून की नदियां बहा दी, जिन्होंने हमारे देश को लूटा और हमारी बेटी बहनों की इज्जत को भी नहीं बख्शा, उसके नाम की इमारत और उनके नाम की गाथा क्यों सुनाई जाती है और क्यों इन नामों के रास्ते शहरों और इमारतों को नहीं बदला जा सकता। आज के समाज में अतीत को भूलने की बात की जाती है और अतीत को भूलने भी नहीं दिया जाता है। भारत में इस्लाम का आना और भारत में इस्लामिक विजय दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों ही अलग अलग टाइम पीरियड में हुई हैं। बात अगर भारत में इस्लामिक विजय की करें तो यह अरबों के साथ शुरू हुई थी और लगभग 7वीं शताब्दी यानी 636 ईस्वी या उसके आसपास पहला अरब आक्रमण भारत पर शुरू हुआ था। लेकिन भारत को हासिल करने में मुस्लिम आक्रमणकारियों को बहुत दिक्कतें भी आईं। पहले अरब आक्रमणकारियों के हमले से लेकर 70 साल लगे मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा करने में। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर जीत हासिल की थी। ये वही समय था दोस्तों जब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो चुका था और पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया जा रहा था। दुनिया में एक धार्मिक लहर शुरू हुई और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दुनिया के कोने कोने का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। बिजांटिन साम्राज्य, ससानिद साम्राज्य मध्य अफ्रीका के बड़े हिस्से, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, ईरान और कई जगहों पर इस्लाम को बसाया गया और इन्हीं जगहों का इस्लामीकरण कर दिया गया। शॉर्ट में कहे तो एक तरफ मुस्लिम दुनिया के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहे थे और यह इस्लामी साम्राज्य पश्चिम अटलांटिक से लेकर पूर्व में भारत के द्वार तक आ पहुंचा था। लेकिन भारत में इस्लाम को पूरी तरह से काबिज होने में सन 1206 तक का समय लगा, जब भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित की गई। भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने में इन इस्लामिक आक्रमणकारियों को लगभग 500 साल लगे थे। इसलिए जब भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की लड़ाइयों और उनकी बर्बरता की बात करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के साहस और दिलेरी की बात भी करनी चाहिए। हमें हमेशा यही बताया गया है कि किस तरह से मुस्लिम शासकों ने भारत को लूटा और हम पर आक्रमण किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्हें किस तरह से रोकने की कोशिश की ये कभी नहीं सिखाया जा गया और या बताया गया। भारत का इस्लामीकरण बहुत पहले ही हो चुका था। अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर जोखिम उठाकर उन आक्रमणकारियों को जवाब नहीं दिया होता तो लगभग 500 सालों तक उनसे लड़ते नहीं रहे होते। सिर्फ ये छोटी गाथा है हमारे पूर्वजों की वीरता और मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले की, मगर हमारा इतिहास इन खूनी जंगों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।